नमस्कार। आयुष दर्पण जर्नल के इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ आज फिर हाजिर हैं वैद्य अरविंद पाठक जी। वैद्य अरविंद पाठक जी लगातार आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर हमारे चिकित्सक बंधुओं को नए नए आयुर्वेद की चिकित्सा से संबंधित ज्ञान से रूबरू कराते हैं। उन्होंने बहुत सारी उनके पास जानकारी का खजाना है और वो इस खजाने में से कुछ मोती चुन करके लाते हैं। तो आज वैद्य अरविंद पाठक आज अपने खजाने से आपके लिए, जो अभी उनकी सीरीज चल रही है त्वचा रोगों पर, जो कल उनकी सीरीज थी वो बड़ी ही हिट हुई थी, तो अब उसी सीरीज में आज दूसरा भाग वैद्य अरविंद पाठक जी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं वैद्य अरविंद पाठक जी का शुक्रगुजार हूँ कि आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसे भारत ही नहीं विदेशों में भी लोग देखते हैं, और मैं बताना चाहूंगा यूट्यूब चैनल पर आपका ये लेक्चर सुपर डुपर हिट जा रहा है। तो हम ऐसे वैद्य अरविंद पाठक जी जैसे वैद्यों को हम इस मंच पर लाते हैं। अभी अभी आने वाले समय में बहुत सारे लेक्चर्स होने वाले हैं, जिनमें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर एक मेगा इवेंट आयुर्फेस्ट प्लान किया गया है, जिसमें आप अपने प्रतिभागी अपने पेपर्स भेज सकते हैं, अपनी कविताएं भेज सकते हैं, और उसमें हमारे साथ जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति, जो हम अभी आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय विद्वान भी जुड़ेंगे। और इंतजार कीजिए, अभी इसी आयुष दर्पण के लाइव प्लेटफॉर्म पर अग्निकर्म पर हम वैद्य उदय तलहार का एक लाइव सेशन भी करने वाले हैं। तो आज हम समय को न गवाते हुए सीधे सीधे वैद्य अरविंद पाठक जी को यहाँ लाना चाहेंगे। और वैद्य अरविंद पाठक जी, आज कल की तरह ही आप कुछ बढ़िया सा अच्छे से अनुभव जन्य चिकित्सा हमारे पाठकों को दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद वैद्य नवीन सर जी। मैं आपको चरण स्पर्श प्रणाम करके आज का लेक्चर शुरू कर देता हूं, क्योंकि आप हमारे बड़े भाई हैं वैद्य नवीन जोशी सर। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत लाभकारी हो जाएगा और मेरा भी उन्नति बहुत ज्यादा होगा। तो मैं कल आप लोगों को जो त्वचा रोग के बारे में बता रहा था, तो मैंने कुछ कुष्ठ रोग का संप्राप्ति बताया था, कुछ हेतु बताया था। वह क्योंकि मिथ्याहार विहार करने से ही सारे त्वचा रोग होते हैं, वह जब बेसिक जान लेते हैं तो फिर हमें चिकित्सा करना बहुत इजी जाता है, वो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक को। और उसको समझना बहुत जरूरी है अंशांश कल्पना से। तो मैं जो सैद्धांतिक भाग है वो थोड़ा देर के बाद शुरू करूंगा। मैं अभी आप लोग को टिप्स बताता हूँ जो आयुर्वेदिक त्वचा रोगों में क्या क्या काम आता है। तो जैसे क्या होता है कि आंखों के ऊपर चारों ओर डार्क सर्कल्स आते हैं, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है या खून की कमी हो जाती है। तो उसके क्या क्या हेतु होते हैं, ऐसा रिसर्च करके निकाला गया है। तो पहला तो है कि डार्क सर्कल्स होने के कारण है कि अनुवांशिकता, कुछ को कभी कभी हेरिडेटरी होता है कि माता पिता को होगा, मौसी को होगा, माँ को होगा, तो उसके वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। दूसरा है कि पांडु रोग में, जैसे गर्भिणी अवस्था होती है कोई भी, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो उनमें खून की कमी होने लगती है। तो खून की कमी के होने के वजह से आंखों के चारों ओर डार्क सर्कल्स आते हैं। कभी कभी जो ग्रोइंग एज की लड़कियां होती हैं उनमें भी खून की कमी होती है, एनीमिक होती है, उनको किसी ना किसी तरह से खून की कमी की वजह से, उसको हम पांडु रोग बोलते हैं, तो पांडु रोग की वजह से डार्क सर्कल्स आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मलावष्टम्भ रहता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन जब रहता है, रोज का रोज पेट साफ नहीं हो रहा होता है, उसके वजह से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। तो यह हेतु अगर हम जान रहे हैं तो इसकी वजह से जब हम चिकित्सा करते हैं तो हमें चिकित्सा करना बहुत ईजी जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ, मलावष्टम्भ एक कारण है। कभी कभी वात व्याधियां रहती है, मतलब ज्वाइंट पेन रहता है, संधिवात रहता है, कमर दर्द रहता है, अलग अलग तरह की जो वात व्याधियां हैं उनके प्रकोप की वजह से भी, मतलब वात व्याधि का मैनिफेस्टेशन के रूप में डार्क सर्कल्स आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स यूज किया जाता है, जैसे जो लोग फिल्म में काम करते हैं, ब्यूटिशियन है, तो वो लोग को क्या रहता है, एंकर्स है जो टीवी सीरियल्स में, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करना पड़ता है क्योंकि उनको अच्छा दिखना होता है। उनका यूनिफॉर्म ही है कि अच्छा दिखने के लिए कॉस्मेटिक, बहुत सारा क्रीम वगैरह केमिकल्स लगाना पड़ता है। तो उसका साइड इफेक्ट की वजह से भी डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं। उसके बाद में है सन का एक्सपोजर, अगर धूप में ज्यादा काम कर रहे हैं उसके वजह से भी यह डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा दिखते हैं। उसके बाद में है कि कभी कभी गर्भाशय संबंधित विकृतियां होती हैं, मतलब यूट्रस में कोई भी जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, कभी कभी फाइब्रॉइड हो रहा है, या जो भी गर्भाशय से रिलेटेड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कोई भी विकृति आ गई, तो उसके वजह से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। उसके बाद में कभी कभी बीज वाहिनियों का, फेलोपियन ट्यूब का
ट्यूबेक्टोमी किया जाता है, मतलब उनका ऑपरेशन करके जो मतलब कॉन्ट्रासेप्शन किया जाता है कि बच्चा ना हो, तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी कभी-कभी आंखों के आगे डार्क सर्कल्स आते हैं। उसके बाद में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद में विटामिन ए का डेफिशिएंसी होने की वजह से भी डार्क सर्कल्स बहुत आते हैं। कभी-कभी विटामिन ई का एक्सेस अमाउंट में सिक्रीशन होना, या बाहर से गोलियां खाना विटामिन ई का, जो बाल झड़ने के लिए विटामिन ई की गोलियां खा जाती है, उसका साइड इफेक्ट, क्योंकि वो भी एक तरह से विटामिन दिया जा रहा है, वो भी केमिकल है, तो उनकी वजह से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि मज्जा धातु का मल जो होता है, वह शरीर में ज़्यादा निकलने लगता है। उसकी वजह से भी मज्जा का मल, सॉरी, वह कम निकलने लगता है शरीर से, क्योंकि आँखें जो है वो मज्जा धातु से बनी हुई आईज़ हैं। तो उसका मल अगर डिक्रीज़ हो गया, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कॉज़ देखना है कि क्या वजह से डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। जब हमें कारण मिल जाएगा और पेशेंट बताते हैं, जो भी चीज़ है वो बताते हैं, उनके सिम्पटम्स हमें समझ आते हैं, और उनका हीमोग्लोबिन चेक करना है, आनुवंशिकता चेक करना है, पीसीओडी है कि नहीं, जो भी है वो सब चेक करने के बाद फिर हम ट्रीटमेंट जब देंगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उस हिसाब से जो लेप है, जो मतलब वर्णेगन के जो लेप हैं, अलग-अलग सौंदर्य प्रसाधन, आयुर्वेदिक, हर्बल, उनका हम डिसाइड करते हैं, तो ज़्यादा हमें रिज़ल्ट अच्छा आता है। ऐसे नहीं है कि हमें कोई भी चीज़ उठा के और दे देना है और रिज़ल्ट आए, फिर क्या होता है कि 100% रिज़ल्ट नहीं आता। तो हम चिकित्सक लोगों को ना ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर क्या है कि हमें क्या और देना चाहिए, तो डार्क सर्कल्स आ रहे हैं पूरे आईज़ के ऊपर, तो डार्क सर्कल निकालने के लिए पुनर्नवा नाम की वनस्पति लाइए और अनंता लेके आइए, जो सारिवा होता है, जिसको गोपी चंदन भी बोलते हैं। तो अनंता लाइए और उसका मिक्स करके लेप लगाइए, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर चरक सूत्र स्थान में पुरुष विरंजनीय गण करके कुछ दवाई है, गण है। तो पुरुष विरंजनीय गण का मतलब है कि वो जो पुरुष होता है, उसका कलर अच्छा करते हैं। हम लोग को आप लोगों को सबको पता है कि दोष धातु मलामुलम ही शरीरम, मतलब 3 दोष, सप्त धातु और 3 मल, स्वेद, पुरीष और ये मूत्र, इनसे हमारा शरीर बना है। दोष धातु मलामुलम ही शरीरम। तो फिर जो पुरीष है, जो हमारा मल है, उसको अच्छा कलर देने से भी बहुत सारी चिकित्सा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, सॉरी, ये जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं, उसमें जॉन्डिस 2 तरह का होता है, एक बहुपित्त कामला होता है और एक रुधपथ कामला होता है। तो रुधपथ कामला में सफेद तिल की तरह मल प्रवृत्ति होती है, और दूसरा बहुपित्त कामला होता है, उसमें बहुत पीला-पीला मल प्रवृत्ति होती है। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें ना मल का कलर चेंज हो जाता है। तो अगर, और ये मल का कलर क्यों चेंज होता है, क्योंकि पेट में या लीवर में फंक्शन अगर कुछ भी खराब हो रहा है, तो लीवर का फंक्शन खराब होने की वजह से पुरुष का भी कलर खराब हो जाता है। तो यहाँ पे आचार्यों ने क्या किया है, और पुरुष क्यों बनता है, कैसे बनता है, तो जो हम आहार खाते हैं, मतलब हम जो भी अन्न पदार्थ सेवन करते हैं, तो वो पेट में जाने के बाद पाचक पित्त की क्रिया होती है, उसके बाद में सार और किट का विभाजन होता है। बस सार भाग जो शरीर को नरिशमेंट देने वाला पदार्थ है, तो उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं को बल मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, प्रेरणन होता है जीवन। वो जो श्लोक है, प्रेरणम जीवनम कार्यो लेपो स्नेहन धारण पुण्य, यह जो कार्य है वह सब सार भाग से होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किट्ट बनता है। अगर यह पचन क्रिया जो है वह विकृत हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पुरुष का कलर भी बहुत चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आचार्यों ने क्या किया कि पुरुष को कलर अच्छा लाने वाली दवाइयां दी हैं। पुरुष को कलर लाने वाली दवाइयां दी, अपने आप ना शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। तो और उससे फिर क्या होता है कि जो यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, डार्क सर्कल्स हो गया, वह भी अपने आप अल्टीमेटली उसका फायदा होता है। तो इसलिए पुरुष विरंजनीय गण जो है वह देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में मुस्तादी यापन बस्ती है। मुस्तादी यापन बस्ती जो है चरक संहिता में यापना सिद्धि चैप्टर में बताया है। तो मुस्तादी यापन बस्ती इतना अच्छा बस्ती है कि कोई भी मज्जा धातु की विकृति रहेगी, अस्थि संधियों में विकृति रहेगी, या कोई ऑर्गन में डैमेज हो गया, लीवर को रीजनरेट करना है, या अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया, बहुत सारे मतलब उसमें, या फिर ऐसा हो गया कि पार्किंसन डिजीज हो गया, अल्जाइमर्स डिजीज हो गया, बड़ी-बड़ी जो वात व्याधियां हैं जिसका इलाज ही नहीं है एलोपैथी में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, फिर ये हो गया मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया। तो बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं जिसका इलाज एलोपैथी में नहीं है। तो मुस्तादी अपन में सोरियासिस हो गया,
स्किन का जो कुष्ठ रोग का अलग अलग टाइप है, उनसे भी मुस्तादी अपन बस्ती काम करती है। तो उसका इफेक्ट मुस्ता आदि बहुत सारे द्रव्य हैं, 60-70 द्रव्य हैं, उसका जब बस्ती दिया जाता है तो वो यापना करती है और उसका इफेक्ट आईज के ऊपर जो डार्क सर्कल है उसको भी ठीक करने के लिए आता है। इसलिए मुस्तादी अपन बस्ती है वो बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि चेहरे पे ना काले धब्बे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते हैं, और उसके वजह से ना पूरा चेहरा खराब दिखता है। तो एलोपैथी में तो कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह किया जाता है, बहुत सारा उसमें काम किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद से नेचुरली हम लोग बिना वो सर्जरी किए, क्योंकि सर्जरी करने का खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है और उसका फिर जो भी सर्जरी होगा उसको मेंटेन रखने का भी खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है और वो बार बार होने का चांसेस रहता है। लेकिन आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद हमारे ऋषि मुनि लोगों ने दिव्य दृष्टि से पूरा नॉलेज लिया और ब्रह्मा स्मृत्वा ईशो वेदम, ब्रह्मा जी ने स्मरण किया, फिर उसको किसको दिया, तो दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमार मतलब देवताओं के वैद्य, अश्विनी कुमारों ने इंद्र भगवान को दिया, इंद्र से भरद्वाज मुनि से ये आयुर्वेद यहाँ पृथ्वी पर आया है। तो जो इतना शुद्ध और इतना पवित्र आयुर्वेद शास्त्र है उसका कभी साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर हम सौंदर्य प्रसाधन में करें तो ये परमानेंट ठीक कर देता है और यह मतलब लाभ ही देता है, नुकसान कभी नहीं देता है अगर योग्य मात्रा से हम इसका यूज करेंगे तो इसमें है कि चेहरे पे काले धब्बे आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो उसका कारण क्या होता है कि अति शुक्र क्षय होना, मतलब बहुत ज्यादा अगर अति मैथुन किया जाता है। अभी आजकल जो बच्चे हैं, बॉयज वगैरह, वो पॉर्न वीडियोस, एडल्ट वीडियोस देखते हैं और शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा करते हैं। वह शुक्र का क्षय होने से क्या होता है, काले काले ऐसे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं या चेहरे पे धब्बे आ जाते हैं, क्योंकि अपना जो शरीर का भ्राजक पित्त है जो त्वचा में कलर लाता है, मतलब त्वचा को भ्राजक पित्त की वजह से अच्छा गौर वर्णता वगैरह आती है, लश्चर आता है, प्रभा आता है, तो वह सब कम हो जाता है और बड़े बड़े ऐसे काले काले धब्बे आ जाते हैं। तो शुक्र क्षय का हमें हेतु समझ के फिर उसकी चिकित्सा करना है। फिर कभी कभी हाइपर टेंशन जो रहता है, मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से भी काले काले धब्बे आ जाते हैं, क्योंकि रक्त का प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो और जो चेहरा होता है हमारा वह शुक्र का स्थान होता है, ऐसा बताया जाता है, शुक्र की अभिव्यक्ति का स्थान होता है। जितना हमारा शरीर में शुक्र धातु अच्छा रहेगा उतना चेहरा गोरा रहेगा और उसमें ओज रहेगा। और आप लोगों ने देखा होगा स्वामी विवेकानंद जी थे, उनका चेहरा कितना एकदम उज्जवल और एकदम प्रसन्न, उनका देखने, स्वामी विवेकानंद जी का चेहरा देखने के बाद मन को एकदम शांति मिलती है। ऐसे जो महापुरुष हुए हैं वह सब शुक्र को संचय करके ब्रह्मचर्य पालन किए हुए थे। इसीलिए क्या होता है कि शुक्र का अभिव्यक्ति जो है चेहरे पे होता है। तो अगर शरीर में कोई भी विकृति होती है तो उसका फेस पे हमें तुरंत दिखता है। तो अगर हाइपरटेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी आंखों के चारों ओर यह डार्क सर्कल्स आ जाते हैं या काले धब्बे आ जाते हैं। कभी कभी मिट्टी खाने का जो मृत भक्षण जन्य पांडु है, जो गर्भिणी स्त्रियां होती हैं या छोटे बच्चे होते हैं, गर्भिणी स्त्रियों को ना कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, जो बच्चे के परिपोषण के लिए कैल्शियम लगता है। तो उन लोगों को कैल्शियम नहीं मिल पाता है तो मिट्टी जो रहता है, मिट्टी में कैल्शियम रहता है तो मिट्टी खाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में जाके वो सारे स्रोतस को ब्लॉक कर देता है और उसके वजह से खून की कमी हो जाती है, क्योंकि नया ब्लड नहीं बन पाता, पूरा जो स्रोतस है, चैनल है, वो ब्लॉक हो जाते हैं, स्रोतोजन्य संप्राप्ति होती है और इसके वजह से रसवस स्रोतस और रक्तवस स्रोतस अवरोध हो जाता है मिट्टी के वजह से, और उसके वजह से भी काले धब्बे आते हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं चेहरे पे। तो यह भी हमें संप्राप्ति समझना है। दूसरा है कि राज्यक्षमा की अंतिम अवस्था में भी, जब राज्यक्षमा बहुत लास्ट स्टेज में बढ़ गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया या एड्स हो गया, उसके वजह से भी ये डार्क सर्कल्स आते हैं या काले धब्बे, अलग अलग फेस पे कहीं भी काले काले धब्बे आ जाते हैं चेहरे पे। और कभी कभी क्या होता है कि धुआं में ज्यादा काम करना, केमिकल फैक्ट्री में ज्यादा काम करना, या फिर चूल्हे के उधर, अभी तो चूल्हा नहीं है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि गैस वगैरह के, लेकिन पहले माता और अपनी जो बहनें लोग थी वो चूल्हे पे ज्यादा काम करती थी, तो वो जो धुआं निकलता था उसकी वजह से भी डार्क सर्कल होते थे और चेहरे पे ऐसे अलग अलग धब्बे आ जाते थे। और कभी कभी होता है कि अगर फेस बहुत ऑयली रहे, बहुत स्निग्ध रहे, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल आते हैं या फिर मतलब अलग अलग धब्बे आ जाते हैं, या कभी कभी हेरिडेटरी कॉजेस भी रहते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो और इसमें क्या हो सकता है, तो जो हमारा बॉडी का यूरिन है, मतलब जो मूत्र है, यूरिन वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो हम मतलब या तो वो हम लोग रिटेन कर रहे हैं, मतलब उसको दबा के रख रहे हैं,
यूरिन का प्रेशर आया है और हम लोग उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और धारणीय वेग को धारण कर रहे हैं, यह भी कारण हो सकता है। तो जो यूरिन में यूरिया और क्रिएटिनिन और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वह सब हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो रहा है और वही जाके चेहरा को खराब कर रहा है, ये एक कारण हो सकता है। या कभी कभी किडनीज की विकृति होती है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया। उसका इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है यूरिन को ब्लड से, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वह पूरा रीअब्जॉर्ब होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उससे चेहरा खराब होता है। दूसरा है कभी कभी लीवर का फंक्शन जो रहता है वह विकृत हो जाता है। यकृत जो है लीवर, उसको रक्तवाह स्रोत का मूल स्थान बताया है, मतलब यकृत और प्लीहा, मतलब लीवर और स्प्लीन को इसका मूल स्थान बताया है। तो अगर लीवर के कोई भी डिजीजेस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, या जॉन्डिस हो गया, मतलब कामला हो गया, या फिर वहां सेरोसिस ऑफ लीवर हो गया, या फिर फाइब्रोसिस हो गया, जितने भी लीवर के, या एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है और वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, बहुत दिन तक है, या फिर वहां पे हाँ, ये जो होते हैं वेराइसिस ऑफ पोर्टल वेन, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, या लीवर को इन्फेक्शन हो गया, या असाइटिस हो गया, बहुत सारी लीवर की बहुत सारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस हैं, उनके वजह से भी चेहरे पे काले धब्बे आते हैं और डार्क सर्कल्स आते हैं। फिर कभी कभी मज्जा धातु की विकृति होती है, तो याय पित्त धरा कला साय मज्जा धरा कला, अगर जो पेट में ग्रहणी कला है, वह जो पित्त धरा कला है, अगर वो विकृत हुआ चिंता वगैरह करने से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा शोक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भय है, किसी न किसी वजह से पित्त धरा कला विकृत हो रही है, तो खाना पीना कम हो जाता है, अग्निमंद हो जाता है। तो पित्त धरा कला विकृत होगी तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट ब्रेन पे जाएगा और मज्जा धारा कला भी विकृत हो जाएगी। फिर मज्जा धारा कला विकृत होगी तो वह अग्नि को मंद करेगी, अग्नि मंद होगा तो उससे रस और रक्त मांस अस्थि ये सब धातु अच्छे से नहीं बनेगा, तो रक्त में भी दुष्टि आएगी, तो इम्प्योर ब्लड रहेगा, और इम्प्योर ब्लड जब फेस पे जाएगा तो वहां काले काले धब्बे डाल देगा, या फिर डार्क सर्कल्स कर देगा। तो यह जो है इंटरकनेक्टेड है, या पित्त धरा कला चाहे मज्जा धरा कला, और इसका इफेक्ट चेहरे पे दिखता है। दूसरा है कि कोई ना कोई कारण से वायु का प्रकोप होता है, वायु रुक्ष गुण से विकृत हो जाता है, फिर शीत गुण से विकृत हो जाता है, सूक्ष्म गुण से विकृत हो जाता है, लघु गुण से विकृत हो जाता है। मतलब जो भी वायु के तत्रुक्ष लघु शीता हर सूक्ष्म चलो नीला, चेहरे पे खरता आ जाती है, पूरी बॉडी में खरता आ जाती है, चल गुण बढ़ जाता है। वह वायु जो है वो रक्त धातु में चला जाता है और रक्त को काला कर देता है, और मतलब उसका कलर चेंज कर देता है, श्याव कलर कर देता है, अरुण कलर कर देता है। और मतलब उसके वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है वो चेहरे पे जाएगा और वहां छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, उसकी वजह से डार्क सर्कल्स आते हैं, पिगमेंटेशन आ जाता है, धब्बे धब्बे आ जाते हैं। तो इसीलिए, और उससे काला रंग भी पड़ जाता है अगर वायु का प्रकोप ज्यादा हुआ है। तो यह जो मैंने कारण बताया कि शुक्र से मेन कारण है, शुक्र क्षय भी ज्यादा होता है, धातुओं का क्षय ज्यादा होगा, या ये वायु का आवरण होगा, या धातुओं का आवरण होगा, तो आवरण की वजह से या क्षय की वजह से वायु का प्रकोप हो जाता है, और वह दुष्ट जो रक्त है और जो भी मांस है उसकी वजह से चेहरे में डार्क सर्कल्स आते हैं। तो हमें चिकित्सा कैसे करनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो त्रिफला में होता है, त्रिफला में आप लोगों को पता है कि हरितकी होता है, विभितकी होता है, आमलकी होता है। तो हरितकी जो है, ऐसा बोला जाता है ग्रंथों में कि यस्य न माता तस्य माता हरितकी, मतलब जिसकी माँ नहीं होती है उसकी माँ हरितकी होती है। मतलब हरितकी जो है इतनी अच्छी वनस्पति है जो माता की तरह रक्षा करती है। तो वो हरितकी का चूर्ण जो होता है वह कम मात्रा में रसायन भी रहता है, पित्त का भी शमन करता है, और हरितकी का साइड इफेक्ट एक ही है कि अगर अति मात्रा में ज्यादा क्वांटिटी में हम लें तो वह शुक्र का क्षय करती है रुक्षता लाने की वजह से। इसलिए हिसाब से अगर लेंगे रसायन मात्रा में, मतलब डोजेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आयुर्वेद में। लोगों को पता नहीं होता कि लोग ना कैसे भी डोजेस देते हैं तो उससे साइड इफेक्ट होते हैं, फिर आयुर्वेद को नाम रखा जाता है कि आयुर्वेद से फायदा नहीं हुआ या आयुर्वेद से साइड इफेक्ट हो गया। 30 बस्ती देने से भी प्रभा आती है जी। सुकुमार जोशी जी का इतना अच्छा इन्होंने अभी बताया, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बस्ती जो रहता है, बस्ती देने से जो भी मल अवरुद्ध हुआ है, वायु अवरुद्ध हुआ है, वह पूरा क्लियर हो जाता है और उसके वजह से चेहरा इतना अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा बताया सुकुमार जी, थैंक यू। डॉक्टर प्रदीप जी का क्वेश्चन है कि फंगल इन्फेक्शन और वजाइनल फंगल इन्फेक्शन जो रहते हैं तो इसमें क्या रहता है कि खुजली आती है, दाह पाक वगैरह रहता है, और तो उसमें आयुर्वेदिक एंटी फंगल मेडिसिन क्या है वो मैं बता रहा हूँ।
मतलब ऐसा ऐसे एंटी फंगल मेडिसिन है ऐसा नहीं है, वो मैंने निकाला है रिसर्च करके। तो जो गंधक रसायन होता है, गंधक रसायन की गोलियां, फिर पंचतिक्त घृत गुगुल है, कैशर गुगुल है, त्रिफला गुगुल है, यह सब एंटी फंगल मेडिसिन बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर गंधक द्रुति है, एक लिक्विड आता है गंधक द्रुति, वो लगाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है शब्दोद्घृत के साथ। या फिर कुष्ठग्न का जो है, कभी कभी फंगस में, अभी क्या है कि पेशेंट को हमें देखना पड़ता है, तो और हमें देखना है तो हमें क्या करना है कि ये तुलसी का जो स्वरस होता है, तुलसी को पत्ते को स्वरस निकालिए और वहां लगा दीजिए, इतना अच्छा फायदा करता है फंगल इन्फेक्शन में, बहुत ज्यादा फायदा करता है। ठीक है, तो मैं अभी बता रहा था कि हरतकी जो है, हरतकी का चूर्ण अगर रोज रात्रि को दिया जाए, या हरतकी का कल्क बनाए, हरतकी को लेके आए और उसको कूट के, और फिर अगर एकदम फ्रेश हरतकी का फल मिल रहा है, तो हरतकी का फल का मज्जा का हमें क्या करना है, चटनी बनाना है, और ना कल्क बना के वह रात को खाने को देना है। उससे क्या होगा, पेट साफ अच्छा होगा, पेट साफ अच्छा होगा तो अपने आप ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, और फिर अच्छा रक्त का संचरण होगा, तो अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है कि गोक्षरादि गुकुल जो है, गोक्षरादि गुकुल जब देते हैं तो उससे ना यूरिन बहुत अच्छे से आता है, वो मुतरल रहता है। तो जितना यूरिन से टॉक्सिन्स निकलेगा, 2-2 गोली दिन में 3 बार देना है, और ज्वरग्न योग के साथ देना है। ज्वरग्न योग जो रहता है, तो ज्वर को नाशन करने वाले जितने भी काढ़े वगैरह बताए हैं, वो सब जब देते हैं तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा टॉक्सिन्स जो है उसका पाचन होके, मतलब जो सार कीट विभाजन होगा उसका, और फिर अच्छा भाग है वो बॉडी को लग जाएगा, और बाकी विकृत भाग है वो मूत्र मार्ग से सारा निकल जाएगा। यूरिन जितना क्लियर होगा उतना चेहरा अच्छा होता है, तो इसलिए गोक्षरादि गुगुल का यूज है। फिर है फल त्रिकादि क्वाथ। फल त्रिकादि क्वाथ जो है वह लीवर का फंक्शन अच्छा करता है, लीवर को प्यूरिफाई करता है। तो लीवर जितना प्यूरिफाई होगा उतना क्या होगा कि हमारा रक्त धातु अच्छा बनेगा, रस धातु अच्छा बनेगा। इसीलिए मतलब यकृत का असर जो है वो रक्ताग्नि को भी अच्छा करेगा। तो इसलिए फल त्रिकादि क्वाथ जो है वह देने से, सुबह शाम देना है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर जटामांसी का फांट देना है, मतलब 1 गिलास गर्म पानी लीजिए और उसमें जटामांसी का चूर्ण डाल दीजिए, और वह पीने को दीजिए। जो भी जिसका भी ये हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है या डार्क सर्कल है, तो जटामांसी भी इतना अच्छा फायदा करता है कि क्या बताएं। फिर है क्षीर कल्याणक घृत आता है, ये मार्केट में आता है। क्षीर कल्याणक घृत जब देते हैं उससे भी, उसका बस्ती देना है हमें, तो बस्ती देने से बहुत अच्छा कलर अच्छा हो जाता है, और डार्क सर्कल, हाइपर पिगमेंटेशन, ये स्किन पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। और क्या करना है कि अगर ज्वर का इतिहास है कि पेशेंट को पहले बुखार आया है, बुखार आने के बाद उसको एलोपैथी का मेडिसिन गया, और उसके बाद में उसको फिर चेहरे में डार्क सर्कल वगैरह सब आ गए, हाइपर पिगमेंटेशन आ गया, तो हमें चिकित्सा करने के लिए ज्वर की चिकित्सा करना है। जितना ज्वर में आम पाचन करेंगे, भले उसको ज्वर नहीं है लेकिन आम पाचन करेंगे, रसव स्रोतस को शुद्ध करेंगे, और रस पाचक देंगे, जैसे पटोल इंद्र कुटकी देंगे, रक्त पाचक देंगे, उतना उसका चेहरा अच्छा होगा और साफ हो जाएगा। एक भी दाने और दाग धब्बे नहीं रहेंगे उसके फेस पे। और क्या देना है, तो हमें शतावरी चूर्ण है, शतावरी चूर्ण जो है वह आप लोगों को मालूम होगा, शतावरी कल्प भी मार्केट में मिलता है। तो शतावरी चूर्ण या शतावरी कल्प दूध में लेके और रोज लीजिए, उससे क्या होगा, रस धातु अच्छा होगा, त्रिनो दोषों का शमन होगा, और शतावरी रसायन भी है, तो वह बहुत अच्छा काम करती है शतावरी। और है तो नारसिंह रसायन, नारसिंह रसायन है वो ब्रीहन करता है। तो उससे क्या होगा कि जो मैंने पहले बताया कि शुक्र का क्षय हुआ है, तब धातु का क्षय हुआ है, तो वह ब्रीहन करने के लिए नारसिंह रसायन जो है उसका नाम ही पड़ा है। जो नरसिंह भगवान जो थे, आप लोगों को पता है कि ये भक्त प्रहलाद की कथा आप लोगों को पता है, हिरण्यकशिपु और भक्त प्रहलाद की कथा मालूम है। तो नरसिंह भगवान जो आए, विष्णु भगवान के जो अवतार लेके, जिनके सिर जो थे और हाथ जो थे वह सिंह के समान थे, और वो नर भी थे, मतलब उनके शरीर, मतलब गले से नीचे सब मनुष्य का था, इसलिए नरसिंह भगवान। तो उसी उन्हीं भगवान के नाम पर यह नारसिंह रसायन मार्केट में मिलता है। तो यह जो नारसिंह रसायन है, इसका इतना अच्छा रसायन है, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाने से क्या होगा कि पूरा शरीर में बल मिलेगा, सारे धातुओं को ताकत मिलेगी, और जितना ताकत मिलेगी उतना नरिशमेंट अच्छा होगा, और उससे रक्त धातु अच्छा होगा, तो अपने आप चेहरा अच्छा हो जाएगा, और शुक्र धातु भी अच्छा हो जाएगा, तो अपने आप गौर वर्णता बढ़ जाती है। और क्या है कि अगर डार्क सर्कल है और फेस में विवर्णता है, मतलब म्लान हो गया है बहुत ज्यादा, चेहरा जो है वो गंदा दिख रहा है, और अट्रैक्टिवनेस, चार्मिंग फेस जो बोलते हैं वह नहीं है, तो चार्मिंग फेस और अट्रैक्टिवनेस आने के लिए क्या करना है, वो पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो चेहरा जो है वो शुक्र धातु का स्थान है, तो इसलिए शुक्र पाचन के जो योग है वह हमें देना है, और पहले हमें शोधन करना है।
तो या तो आप वमन करा दीजिए या विरेचन कर दीजिए। और उसके बाद में शुक्र का रक्षण करना बहुत जरूरी है। मतलब ब्रह्मचर्य पालन जितना होगा, अति वैवाहिक की अगर आदत है या अति मैथुन की आदत है, तो हमें जो है उससे दूर करना है, निदान परिवर्तन करना है और शुक्र का रक्षण करना है हमें। और अगर स्त्री है तो स्त्री में भी स्त्री शुक्र भी रहता है, तो स्त्री को हमें क्या करना है कि उसका शुक्र धातु अच्छा होना चाहिए, तो उनका खान पान अच्छा होना चाहिए। और फिर वंग भस्म वगैरह जो है, स्वर्ण माक्षिक भस्म, वंग भस्म, ऐसी दवाइयां देके हमें स्त्री का भी शुक्र अच्छा करना है। जितना स्त्री का शुक्र अच्छा होगा उतना उनका फेस अच्छा होगा। और दूसरा बात एक और है कि जो मेंसेस आते हैं, महीना आता है, तो जितना प्राकृतिक रूप से ये मंथली जो मेंसेस आते हैं उतना चेहरे पे रौनक रहती है, नेचुरल ब्यूटी रहती है स्त्रियों में। और अगर उसमें विकृति आई, मतलब मेंसेस जो है, मेंसेस का ब्लड जो है आर्तव, वो अच्छे से नहीं साफ होगा, तो चेहरे का जो ब्यूटी है और चार्मिंग ये है अट्रैक्टिवनेस, वह कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, चिकित्सा ऐसा करना है कि मेंसेस को क्लियर करना है और साफ हो जाए। तो गर्भाशय शोधक दवाइयां बहुत सारी हैं, जैसे देवदारवारिष्ट, कुमारी आसव, कार्पास मुलासव, दश मुलारिष्ट, ऐसी दवाइयां देके हम। और फिर हमें रस धातु और रक्त धातु को अच्छा करना है। तो रक्त प्रसादन वाली दवाइयां हैं, तो रक्त प्रसादन की बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ। जैसे चंद्रकला रस हो गया, ताप्याति लौ हो गया, यह दवाइयां देने से क्या, और रक्त पाचक हो गया, रस पाचक हो गया, तो इनसे रस और रक्त का प्रसादन हो जाएगा। महामंजिष्ठाधिक वात हो गया, सारीवाद्यासव हो गया, उशिरासव हो गया, तो यह सब क्या करता है, रक्त का प्रसादन करता है। और फिर अनार हो गया, दाड़िमावले हो गया, द्राक्षावले हो गया, द्राक्षारिष्ट हो गया, ये मृद्विकारिष्ट हो गया, ये सब क्या करता है, रक्त का प्रसादन करता है। जितना रक्त का प्रसादन होगा, रस धातु रक्त धातु अच्छा होगा, उतना चेहरे पे डार्क सर्कल्स जाएंगे और चेहरा एकदम अच्छा, एकदम सुंदर हो जाएगा। दूसरा है कि आंखें जो है वो मज्जा धातु से बनी हुई रहती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सुश्रुताचार्य जी ने भी बताया है, शारंगधर जी ने भी बताया है। सोरियासिस का ट्रीटमेंट मैं आगे बताने वाला हूँ डॉक्टर प्रदीप जी, थोड़ा रुक जाइए। पहले मैं थोड़ा ये कॉस्मेटिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा सोरियासिस का। तो आंखें जो है वो मज्जा धातु से बनी हुई रहती है, और मज्जा धातु जो है वह प्राकृत रहना बहुत जरूरी होता है। जितना मज्जा धातु प्राकृत रहेगा उतना हमारा चेहरा, हमारा शरीर बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मज्जा मज्जा जो है वही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम वगैरह को कंट्रोल करता है। तो मज्जा धातु का रहना बहुत, प्राकृतिक अवस्था में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भी धातु का इंपॉर्टेंस है, लेकिन मज्जा धातु भी रहना चाहिए। फिर क्या है कि ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी बीमारियां हैं उसमें वायु प्रकोप हो जाता है। तो अगर अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो आईटी में बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, 5 दिन तक इतना निचोड़ दिया जाता है, उनका इतना ब्रेन का इतना काम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मज्जा में जो स्नेह होता है, ब्रेन में जो स्नेह होता है वो कम हो जाता है। तो वो लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे काले काले पड़ने लगते हैं। तो इसलिए हमें उनको घृतपान बहुत ज्यादा कराना चाहिए। जितना वो घृतपान करेंगे उतना मज्जा का स्नेह अच्छा रहेगा। आईटी वाले लोगों को आप लोग देखेंगे, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में और बहुत ज्यादा हैवी वर्क करते हैं, वो लोग लाइफ में सोशल नहीं होते हैं। उन लोगों का बस है कि ऑफिस जाना है, 5 दिन तक जाना है, सुबह से शाम बहुत ऐसे मेहनत करना है और 2 दिन आराम करना है। तो ये लोग का ना मज्जा का क्षय होता है। तो हमें उनको, और वो लोग ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो इसीलिए हमें मज्जा धातु को अच्छा करने के लिए हमें घृतपान, जो घी का पान है, वो ज्यादा से ज्यादा कराना चाहिए। या तो सिद्ध घृत दे दीजिए, या दाड़ीमाती घृत, शतावरी घृत, पिपल्यादि घृत, ऐसे घृत का सेवन जब करेंगे तो उनका मज्जा का स्नेह अच्छा होगा और चेहरा भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा मुझे ये बताना था कि हमें और क्या क्या कर सकते हैं मज्जा को अच्छा करने के लिए। तो नस्य जो है, शीरबला तेल का नस्य, सादा घी का नस्य, पंचेंद्रिय वर्धन तेल का, फिर बहुत सारे जो नस्य के टाइप्स हैं, शमन नस्य वगैरह, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर तेल लेके मुंह में भर के रखना है, जिसको हम गंडूश बोलते हैं। तो तेल भर के रखेंगे उतना स्नेहन होगा, जितना स्नेहन होगा उतना मज्जा धातु अच्छा होगा, और मज्जा धातु अच्छा होगा तो शुक्र धातु भी अच्छा होगा। इसलिए गंडूश और कवल, कवल मतलब हिलाते हैं, मुंह में भर के कोई तेल या जड़ी बूटी और मुंह में हिलाते हैं, उससे भी स्नेह का जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना चेहरा अच्छा होगा। और कर्ण पुरण, मतलब पहले के जमाने में जो दादी और नानी होती थी, वो क्या करती थी कि रोज तेल डालते थे, सरसों का तेल। जितना कान में तेल डालेंगे उतना, आजकल के डॉक्टर्स बोलते हैं कि कान में तेल मत डालो, काजल मत लगाओ, मतलब बहुत सारा ऐसे रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, वो सब गलत है। सरसों का तेल जो रहता है वो जितना रोज डालेंगे हम लोग कान में, उतना श्रवण शक्ति अच्छी रहती है। मतलब गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे रोज अभ्यंग होता है, मालिश होती है गांव में,
और कान में तेल डाला जाता है, सरसों का तेल, वो लोगों को 100-100 साल के हो जाते हैं, तब भी सुनाई देता है अच्छे से। और आजकल नहीं तो जो लोग तेल नहीं खा रहे हैं, स्नेहन नहीं कर रहे हैं और कर्ण पूरण नहीं हो रहा है और नस से नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को इतने सारी बीमारियां हो रही हैं कि डिफनेस आने लगता है और सुनाई नहीं देता है, चश्मा लग जाता है, बहुत सारे इतने सारे, फिर थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर मेंसेस का प्रॉब्लम हो जाता है। यह सब स्नेहन कम होने की वजह से हो रहा है। और बोन में थोड़ा भी गए और ये बाइक से गिर गए कि फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो गए, तो फिर उसको प्लास्टर करो और मेडिसिन खाओ, एंटीबायोटिक खाओ और उसके बाद में पेन किलर खाओ, कैल्शियम की गोली खाओ। स्नेहन तो मिल ही नहीं रहा है, जितना स्नेहन का हमारे लाइफस्टाइल में अभाव हो रहा है। और क्या है, मेन है कि स्नेहन का ये कॉन्सेप्ट है कि जो गाय का घी होता है वो सबसे शुद्ध होता है, उससे कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है, जब विकृत मेद का पचन होता है, मतलब हम डालडा खा रहे हैं और हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दिनचर्या का फॉलो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो अगर लीवर पे प्रेशर आ रहा है और ज्यादा तेल वाला चीज खा रहे हैं, मतलब डबल ऐसे डीप फ्राइड तेल की चीजें ज्यादा करें, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और लिपिड प्रोफाइल इम्बैलेंस होता है। गाय का घी से कभी नहीं होता। तो गाय का घी जो शुद्ध है वह जितना खाएंगे उतना हमारा स्नेहन होगा, ज्वाइंट्स अच्छे रहेंगे और कमर दर्द, ज्वाइंट पेन ये सब नहीं होगा और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो इसलिए हमारे हमको रोज घी खाना बहुत जरूरी होता है। विकास जी का है दद्रु विचर्चिका सोरियासिस में दोषानुसार ट्रीटमेंट क्या है, वह मैं विकास जी अभी मैं शुद्र रोग पढ़ाने वाला हूँ, उसमें मैं बताने वाला हूँ। आप यहाँ लिख दीजिए, मैं इसका जरूर उल्लेख करूंगा अपने आगे के लेक्चर्स में। फिर उसके बाद में हमें कर्ण पूरण करना है, गंडूश करना है, कवल करना है, नस से लेना है, इससे डार्क सर्कल और हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो परमानेंट ठीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, मतलब ग्रोइंग एज में जब मसल्स जो रहती है, मतलब शरीर का आकार बढ़ते रहता है, तो स्किन जो है वो फट जाती है, जब फट जाती है तो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। या प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि लोअर एब्डोमेन में या ब्रेस्ट में जैसे जैसे शेप बढ़ते जाता है वहां पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, स्किन ऐसे फट जाता है, तो यह ना बहुत बेकार दिखता है, कभी कभी काला हो जाता है या अलग ही कलर का दिखता है। तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, केमिकली तो बहुत सारे क्रीम मिलते हैं, तो उससे फायदा होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेदिक जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो स्ट्रेच मार्क्स आने के मेन कारण क्या होते हैं, तो जिम में जाके बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करना, मसल्स बनाना, जितना मसल्स फूलते जाएंगे तो उतना क्या होता है, स्ट्रेच मार्क्स बढ़ते जाते हैं। फिर शरीर में अभ्यंग ना करना, स्किन जो है वो ड्राई पड़ जाता है। और टीनेजर में, चैताली जी कहें, टीनेजर में ब्लैक स्पॉट्स आए तो क्या करें। जी मैं वही सब बता रहा था जो मैंने वर्णगन बताया, मेरे पहले का जो भी लक्षण है ना, जो भी मेरा लेक्चर मैंने बताया वह पूरा सुन लीजिए, फिर उसमें है और भी मैं बताने वाला हूँ आगे। तो अभ्यंग न करना यह भी स्ट्रेच मार्क्स का कारण होता है, मतलब रोज अभ्यंगम आचरित नित्यम सजराशम बातः, दिनचर्या में वाग्भट जी बताते हैं कि अभ्यंगम आचरित नित्यम, मतलब अभ्यंग रोज आचरण में लाना चाहिए। सजराशम बातः मतलब वह बुढ़ापा और थकावट और वायु को कम कर देता है और स्किन वगैरह को अच्छा रखता है, स्निग्ध रखता है। अगर स्निग्ध नहीं रहेगा तो अपने आप वो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं और वो बहुत भद्दा दिखता है, इसलिए अभ्यंग करना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि एक्सरसाइज जब करते हैं तो फैट पार्टिकल्स डिजोल्व होते हैं, जब ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो फैट पार्टिकल डिजोल्व होते हैं और स्किन में रिंकल्स पड़ते हैं बहुत ज्यादा। और फिर क्या होता है कि वह स्किन जो होती है वो लूज पड़ जाती है और फैट के पार्टिकल्स जो रहते हैं ना, जहाँ स्किन लूज है वहां आके डिपॉजिट हो जाती है और उसमें व्हाइटिश डिस्कलरेशन होता है और व्हाइटिश डिस्कलरेशन से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। दूसरा है कि गर्भिणी में या और भी गर्भिणी स्त्री में 7th 8th 9th मंथ में अगर हमने वहां स्नेहन नहीं किया पेट में तो उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। इसलिए क्या करना है कि हमें नवनीत जो रहता है, मक्खन जो रहता है, नया ताजा मक्खन जो रहता है वह खाना चाहिए। जो हमारे भारतीय संस्कृति में माखन चोर श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने माखन का इतना इंपॉर्टेंस बताया, वो रोज माखन खाते थे, तो इतने बलवान हुए, वो इतने बलवान पुरुष हुए कि ऐसा बोला जाता है कि उनकी कितनी 72,000 रानियां थी, मतलब उनमें इतना शुक्र था कि इतनी सारी रानियां, 8 पट रानी थी। क्यों थी, तो क्योंकि मतलब वो मक्खन खाते थे, तो मक्खन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने धर्म शास्त्र में, सनातन धर्म में बताया है। तो इसलिए ना मक्खन का यूज है, अभ्यंग करना चाहिए। जितना अभ्यंग करेंगे ना या फिर वहां पे लगाएंगे रोज, तो जो स्थानिक अभ्यंग भी करेंगे,
स्थान, वो जगह पे जहाँ स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, वहां पे अगर मक्खन लगाएंगे, उससे भी स्ट्रेच मार्क का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। या एक किक्विस का लेप होता है, इसको हम किक्विस बोलते हैं, उसका लेप होता है, तो उसमें जो ये होता है बदर होता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, बेर, बेर का हमें कल्क बनाना है और मक्खन के साथ लगाना है। और एक और है किक्विस का लेप, वो मैं बाद में बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। दूसरा है कि अगर किक्विस हो गया, स्ट्रेच मार्क्स आ गया, तो हमें वहां पे जलौका लगाना है, अशुद्ध रक्त खींच लेता है पूरा। और वो जो जलौका लीच है, जितना अशुद्ध रक्त निकलेगा, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और स्ट्रेच मार्क्स ठीक हो जाएगा। और क्या करना है, तो तिल तेल करना है, उसका अभ्यंग करना है एक्सरसाइज करने के बाद। मतलब जितना हैवी एक्सरसाइज कर लिया, तो तिल तेल का या सरसों के तेल का अभ्यंग करना है। पहले के जमाने में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहलवान लोग थे, वो सरसों का तेल का अभ्यंग करके ही पहलवानी कुश्ती वगैरह करते थे, मलखंब वगैरह। तो इसका साइंटिफिक यह रीजन है कि स्निग्धता बनी रहे, जितना तेल एब्जॉर्ब होगा, उतना मसल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और स्ट्रांग होंगे। इसलिए स्नेहन का महत्व अपने भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा है। और कॉजेज क्या होते हैं स्ट्रेच मार्क्स के, तो कुशिंग सिंड्रोम एक होता है, उसकी वजह से हो सकता है। या स्टेरॉइड का इनटेक बहुत ज्यादा हुआ रहता है, मतलब अगर नेमुसिलाइड और बाइसिलोन ऐसे या प्रिडनिसोलोन, इसका कोई ना कोई बीमारी के चिकित्सा में बहुत ज्यादा यूज स्टेरॉइड का किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा आते हैं। और कभी कभी हेरिडेटरी ये सिम्टम्स रहते हैं, या कभी कभी ना बहुत ज्यादा हैवी वर्क रहता है, जैसे शूटिंग में अपने बॉलीवुड की हीरोइंस रहती हैं, तो उनका शिफ्ट में काम रहता है। या जैसे ये रहता है टीवी सीरियल वाले लोग रहते हैं, उनको कॉस्मेटिक लगा के और बहुत शिफ्ट में रिहर्सल करके और शूटिंग वगैरह करना पड़ता है। डोंट मिस इंटरप्रेट अबाउट लॉर्ड कृष्णा। मैंने कोई मिस इंटरप्रेट नहीं किया, मैंने जो कहा आप उसका गलत मतलब निकाल रहे हो, वो आपका प्रॉब्लम है। मैं नवनीत के बारे में बता रहा था कि वो नवनीत खाते थे तो उनका शुक्र धातु इतना अच्छा था, इसमें मैंने क्या गलत बोला? अब वो पुरुषों में महापुरुष है, तो उसमें क्या है, वो नवनीत खाते थे तो उनका बल बढ़ा। तो आप नवनीत खा के देखिए आपको शरीर में कितना। और हम लोग चिकित्सा में भी देते हैं, जो पेशेंट का बल क्षय हो गया है, राज्यक्षमा हो गया है, तो हम उनको मक्खन में दवाइयां नहीं देते हैं क्या? स्वर्ण मालिनी वसन देते हैं, फिर स्वर्ण मकर ध्वज देते हैं नवनीत के साथ, उसका अनुपान के साथ देते हैं, तो उससे मज्जा धातु भी अच्छा होता है, शुक्र धातु भी अच्छा होता है। इसमें इंटरप्रिटेशन क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन क्या है? वो तो नॉर्मल लिखा ही है ना, सारे ग्रंथों में लिखा ही है। मिस इंटरप्रिटेशन आप उसको कर रहे हैं, मैंने नहीं किया। दूसरा है अभिरंजन जी का है कि बदर का कौन सा पार्ट, या तो आप पंचांग ले लीजिए, मतलब पत्ते कांटे मूल वगैरह उसका कल्क बना के कर लीजिए, या फिर आप एक पत्ते का भी अगर करेंगे तो स्ट्रेच मार्क्स बहुत अच्छा हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, सुकुमारता बहुत ज्यादा रहती है, स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है, और सॉफ्ट स्किन वाले जो रहते हैं उसके वजह से भी क्या होता है कि अगर हैवी एक्सरसाइज किया जाए, या पेट का आकार बढ़ने लगे, मोटापा बढ़ने लगे, या फिर किसी ना किसी तरह से भी स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है उसके वजह से। ही नेवर मेंट दैट। क्या अभिरंजन जी क्या बोल रहे हैं? पूरा क्लियर बात करिए ना, क्या बता रहे हैं? ही इज योगा पुरुष। आप जो बोल रहे हैं वो बात सब सही है, योगा पुरुष थे, वो सब कुछ ठीक ठीक थे। मुझे यह बताना है, मैं फिर से ठीक से बता रहा हूं, आप लोग समझना है तो समझिए। जो नवनीत होता है वो मज्जा धातु को और शुक्र धातु को अच्छा करता है, मज्जा धातु शुक्र धातु को अच्छा करता है। नवनीत जो बनाया जाता है वो गाय के दूध से बनाया जाता है, तो गाय के दूध में बहुत सारे अग्नि का संस्कार हुआ रहता है। तो जब हम गाय का दूध लेते हैं, पहले जो गाय रहती है वह चारा खाती है, चारा खाने के बाद उसमें एक अग्नि की क्रिया होती है, उसका पचन होता है, उसके बाद में दूध निकाला जाता है, उसमें दूसरी अग्नि की क्रिया होती है, उसके बाद में दूध से दही बनता है, फिर उसमें मंथन संस्कार होता है। ऐसे बहुत सारी अग्नि का काम होते जाता है। जब अग्नि का काम होते जाता है, तो उसी तरह से जब हम लोग खाना खाते हैं, तो पहले रसाग्नि का काम होता है, फिर रक्ताग्नि का काम होता है, फिर मांसाग्नि का काम होता है। ऐसे बहुत सारे अग्नि का काम होता है। तो मज्जा धातु तक, नवनीत जो है मज्जा धातु तक वह काम करता है, उसका कामित्व मज्जा धातु तक होता है। और श्री कृष्ण भगवान मक्खन खाते थे, तो इसलिए उनका मज्जा धातु भी अच्छा था, शुक्र धातु भी अच्छा था। मैं ये बता रहा हूँ, आप भगवान मानते हैं ठीक है, लेकिन वो मनुष्य शरीर में ही आए थे। वो मतलब ऐसे दिव्य नहीं आए थे कि हमें दिखाई नहीं देते, मनुष्य रूप में ही आए थे। तो मज्जा धातु खा रहे थे, तो उनमें अट्रैक्टिवनेस आया था।
अगर जो लोग मज्जा खाते मतलब नवनीत खाते हैं उनमें भी शुक्र धातु बढ़ता है, मैं ये बता रहा हूँ। आप उसका गलत मीनिंग निकाल रहे हैं कि मैं उनको कुछ और बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अगर शुक्र धातु बढ़ाना है तो मक्खन खाइए, मज्जा धातु खाना है तो मक्खन खाइए। मैंने श्री कृष्ण भगवान का उदाहरण इसलिए दिया कि उसका हमें आयुर्वेद में जो उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वह श्री कृष्ण भगवान खाते थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा। और वो ऐसा बताया जाता है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण भगवान का एज जो था वो 120 साल के थे और अर्जुन जो थे वो 90 साल के थे। उनका दीर्घायुष्य होने का कारण क्या था कि श्री कृष्ण भगवान मक्खन खाते थे, इसमें क्या गलत बताया? फंगल इन्फेक्शन का शमनौषधि, फंगल इन्फेक्शन का शमनौषधि जो है वह। वैद्य हेलो। अरविंद पाठक जी, आपका आपका जो मकसद है वो बहुत सही है। आपने जो बताया वो नवनीत के गुणों को बताने के लिए एक उदाहरण दिया। तो ये बैंकल नागार्जुन भूषण जी जो आप कह रहे हैं वो देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं वैद्य अरविंद पाठक की। वो मानव रूप में थे, तो मानव रूप में उन्होंने वो सब आहार विहार किया और इसलिए वो एक एग्जाम्पल कोट किया है उन्होंने। तो उसको आप इस तरह से आप इसे एक मेडिकल साइंस के रूप में समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद पाठक जी, आप कंटिन्यू करिए जी। हाँ, दूसरा बात है कि हम राम जी का क्यों चरित्र बनते हैं कि वो सादा जीवन बिताए थे। तो सादा जीवन बिताए थे तभी उनमें इतनी ताकत थी कि वो रावण जैसे लोगों से युद्ध कर पाए थे। हम भगवान का जो भगवान जो है ये हमारे आदर्श व्यक्तिमत्व हैं, हम उनसे क्यों लेते हैं? जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो 5-5 10-10 हजार तक साल तक जीते थे, कंदमूल खाते थे। कोई ग्राम में अभी ऐसा बताया रसायन अध्याय में कि ऋषि मुनि जो थे जब तक वो ऊपर हिमालय पर्वत पे रहते थे तब तक उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। जब वो नगर में आने लगे और ग्राम्य आहार का सेवन किया तो वो बीमार पड़ने लगे, और बीमार पड़ने लगे तो बहुत सारी व्याधियां हो गई। ये तो चरक संहिता में ही बताया है। हम बड़े बड़े जो व्यक्ति हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, हम तो भारतीय लोग, तो उनका हम क्यों कोट करते हैं कि हमें भी वैसा रहना है। मक्खन खाने का ये उद्देश्य मैंने बताया कि शुक्र सारता उनमें ज्यादा थी। जितना शुक्र सारता थी तो उतना अट्रैक्टिवनेस आता है। ये मुझे ये बताना था। आप उसका गलत मीनिंग आप निकाल रहे हैं, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान जितने आपके आराध्य हैं उतने मेरे भी आराध्य हैं। और रामचंद्र भगवान, श्री कृष्ण भगवान, मैं भी उनको रोज सुबह उठ के पूजा करता हूँ। दूसरा है कि सनबर्न जो रहता है, मतलब धूप में जाने के बाद शरीर काला पड़ जाता है अल्ट्रावायलेट रेस के कारण, तो हमें क्या करना है कि आमलकी लेना है, आंवला लेना है, पुनर्नवा लेना है और आम्र हरिद्रा है, इसका लेप लगाना है। अगर इसका लेप हम उद्वर्तन के रूप में करें, या पहले के जमाने में सोप वगैरह नहीं होता था, साबुन नहीं होता था, और जो रानी वगैरह होती थी तो वो लोग क्या करते थे कि आमलकी, पुनर्नवा, आम्र हरिद्रा इसका लेप लगाते थे। तो इससे क्या होता था, स्किन जो है वह धूप में जाने के बाद भी सनबर्न हुआ है वह सब एकदम 100% ठीक हो जाता था। उसके बाद में वर्ण में और बताने, कभी कभी क्या होता है कि तिल बढ़ जाता है, मस्से आते हैं। तो तिल बढ़ने का कारण क्या होता है कि शरीर में पित्त जो है, पित्त दोष जो है विकृत हो गया है और उसका मैनिफेस्टेशन स्किन पे आता है और बहुत ज्यादा तिल 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 आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि पित्त की चिकित्सा करनी है। पित्त की चिकित्सा के लिए विरेचन देना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है कि पित्त का शमन करने के लिए रसाब्र गुगुल करके एक मेडिसिन आता है, मार्केट में आता है, या आप लोग खुद बना लीजिए, ये भैषज रत्नावली का पार्ट है। तो रसाब्र गुगुल है, महामृत्युंजय लो है, व्योषादि सत्तू है, यह दवाइयां देने से पित्त का शमन होता है और उसका इफेक्ट तिल पे होता है, मतलब तिल एकदम ठीक हो जाते हैं। और क्या है कि चर्मकिल नाशक योग है, सर का फॉर्मूला है, जो मस्से जो आते हैं उसके लिए है। दूसरा है इरिमिदादी तेल है, उसका यूज करना है। नीलम शुक्ला जी का है कि सर छोटे बच्चों को ज्यादा सर्दी होने पर क्या करें? छोटे बच्चों को जो सर्दी होती है तो उसका कारण क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा मिठाइयाँ वगैरह खिलाते हैं। मिठाइयाँ खिलाते हैं, उनको मीठा चीज ज्यादा देते हैं, चॉकलेट देते हैं या फिर जैम जेली देते हैं। तो जेली वगैरह जो रहता है ना वो गले में जाके अटक जाता है, चॉकलेट वगैरह रहता है वो गले में अटक जाता है। उससे फिर क्या होता है कि वो पूरा अवरोध करता है और उसको प्रोटेक्शन के लिए सर्दी खांसी बच्चों को ज्यादा होता है। तो एक तो मीठा चीज, मधुर रसात्मक जो चीज है वो अवॉइड करना चाहिए बच्चों को। दूसरा है कि बच्चों को कर्कट श्रृंगी नाम का जो वनस्पति होता है, कर्कट श्रृंगी का हमें पाउडर को हनी में मिक्स करके खाने को देना चाहिए, उससे सर्दी खांसी ठीक होता है। दूसरा है सरसों का तेल का अभ्यंग करना है, उसको उनको छाती में लगाना है। सरसों का तेल अगर पॉसिबल हो तो एक एक ड्रॉप डाल दीजिए नाक में, तो सर्दी खांसी नहीं होगी। और दवाइयां हैं तो छोटे बच्चों के लिए अगस्ती रसायन है, तांबुलेयम है, कंटकारी अवले है,
ये ऐसी बहुत टेस्टी टेस्टी दवाइयां हैं, या बाल चतुर्भुज रस है, यह सब देने से उनका ठीक होता है। हमें उनको ना प्रोटेक्ट करके, बच्चे जो होते हैं वो सुकुमार होते हैं और कफ का काल होता ही है उनका, तो कफज रोग होने का चांसेस बहुत रहता है, तो हमें प्रोटेक्शन के लिए कफ शामक सारी चिकित्सा करनी है। तो ऐसा तो बताया कि च्यवनप्राश देना चाहिए, और लेहन विधि जो काश्यप संहिता में लेहाध्याय जो है, उसमें इतनी सारी दवाइयां हैं कि ब्राह्मी, वचा, शतावरी और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, वो उनका लेहन करने को बोला है। एक दिन का बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेहन बताया है, वो जितना लेहन होगा उनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी, और प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी तो इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, और उनको कभी सर्दी खांसी वगैरह नहीं होगा, इसीलिए। और दूसरा है कि जो चक्रमर्द नाम की वनस्पति होती है, अगर उसको उपटन लगाया तो हमें जो चेहरे, चक्रमर्द नाम की वनस्पति मिलती है बहुत ज्यादा, और चक्रमर्द के साथ उशिर नाम की वनस्पति मिलती है, इनको मिक्स करके और चेहरे पे रोज उपटन की तरह ऐसे लगा के और रगड़ दिया, उद्वर्तन किया, तो उससे तिलकालक जो है वो सब ठीक हो जाता है। नीलम शुक्ला जी का क्वेश्चन है, सर बच्चे रात में अचानक से रोने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? रीजन का स्पेलिंग आपने रीजन का स्पेलिंग गलत लिखा है, REASON होना चाहिए। रीजन मतलब प्रदेश, आपने गलत लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो बच्चे ना अचानक सोते सोते रोने लगते हैं, इसका मेन कारण होता है या तो कृमि होता है, पेट में कीड़े होते हैं, दूसरा उनको भय रहता है। भय रहता है तो मैं चर्मकिल नाशक योग बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपा जी मैं बता रहा हूँ, पहले मैं बच्चों वाला बताता हूँ। बच्चों को क्या होता है कि बच्चे ना सोते सोते रहते हैं ना, तो उनको एंग्जाइटी रहता है, मतलब कोई ना कोई बात से डर रहता है, तो उसकी वजह से वो सपना देखते हैं और सपने में रोने लगते हैं। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि उनको कोई मार रहा है, या उनका जो फेवरेट जो खिलौना है वह कोई तो छीन के लेके जा रहा है, तो बच्चे ना रोने लगते हैं। तो इसीलिए ना बच्चों को प्यार, आश्वासन जितना देंगे उतना वो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कभी कभी ये घबराहट की वजह से ये होता है। हमें क्या चिकित्सा देनी है, अगर आप बच्चे रोने लग रहे हैं तो हमें क्या देना है, तो ब्राह्मीकृत दे दीजिए बच्चों को, स्वर्ण बचा, सारस्वता रिष्ट, ऐसी जो मेद्य दवाइयां हैं वह देने से उनका मानसिक शक्ति बढ़ेगा, और फिर बच्चे रोएंगे नहीं जो रोते हैं। दूसरा है चर्मकिल नाशक योग, तो वाग्भट चिकित्सा, मैं जो रेफरेंस बता रहा हूँ वो देखिए, वाग्भट चिकित्सा स्थान में 20वां जो चैप्टर है उसमें 16 और 17 नंबर का जो श्लोक है वो चर्मक्लेश नाशक योग है। उसमें क्या क्या है, तो भल्लातक है, चित्रक है, त्रिधारी जो निवडुंग रहता है, स्नुही जो रहता है उसको निवडुंग बोलते हैं मराठी में, तो जो स्नुही का मूल है, अर्क का मूल है, गुंजा है, त्रिकटु है, शंख, मोरचुद मतलब सस्यक, तुत, पुष्ट चूर्ण, सेंधवादी, पंचलवण, यवक्षार, सज्जीशार, लांगली नाम की वनस्पति, इनका चूर्ण लेके आना है और स्नुही के साथ मिक्स करके, या अर्क के शीर के साथ, अर्क का जो दूध आता है उसके साथ मिक्स करके, और लकड़ी में ऐसे करके, क्योंकि ये इतने सारे क्षार हैं, और हाथ में लगेगा तो हाथ को भी तकलीफ देगा, तो इसलिए लकड़ी में करके, और जो भी चर्म कील है, जो मत्स्य हैं, कैलोइड्स जो बोलते हैं, कैलोइड्स हैं, वहां पे लगा के लेप लगा के रखना है, तो वो कैलोइड्स है ना वो अंदर ही अंदर वो डिजोल्व हो जाते हैं और उसमें फायदा होता है। और क्या देना है, तो रसाब्र गुगुल है, ये मार्केट में मिलता है, जो शादी सत्तू है, इसको अभ्यंतर सुबह शाम गर्म पानी के साथ देना है। फिर तीसरा है कि नवसागर मिलता है, नवसागर लेना है, चूना लेना है, या नवसागर और हृतकी लेना है, या ये परपटक क्षार रहता है और चूना लेना है, इसका ना लेप लगाना है केलॉइड्स पे, जो चर्म की लेना केलॉइड्स, उसमें ना बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं फिर से बताता हूँ, नवसागर नाम का जो एक पदार्थ मिलता है, अपने रस शास्त्र में है नवसागर, तो वो नवसागर लेना है और चूना, लाइम लेना है, उसको मिक्स करके वहां कैलोइड्स पे लगाना है। दूसरा है नवसागर और हरितकी लेना है, उसको भी लगाना है। फिर ये परपटक क्षार लेना है और चूना लेना है, इसका लेप लगाना है। चौथा है यवक्षार लेना है, सज्जी क्षार लेना है, चूना लेना है, और गोमूत्र क्षार लेना है, और इससे ना क्षार सूत्र बनाना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, यवक्षार लेना है, सज्जी क्षार लेना है, चूना लेना है, गोमूत्र का क्षार लेना है, यह सबका हमें क्षार सूत्र बनाना है। और अगर चर्मकील बहुत ज्यादा बड़ा है, मत्सा या क्योलेट ज्यादा है, तो उसको बांध देना है, और बांधने के बाद 7 दिन में वो गिर जाएगा कट होके। और क्या करना है, ये सब जितना भी है, ये सब वाग्भट चिकित्सा में बताया है अष्टांग हृदय में। तो कुष्ठ, किलास, तिलकालक, अर्श, चर्मकील नाशक, ये सारे पे ये काम करता है। और आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है कि जब ये रेणु जी का क्वेश्चन है कि लैक्टेटिंग मदर को पंचतिक्त घृत गुगुल दे सकते हैं,
जरूर दे सकते हैं। उल्टा वो पंचतिक्त घृत गुकुल जो है वो स्तन्य को बहुत अच्छा करेगा, मतलब जो माँ का दूध है उसमें जितना भी आम है वह ठीक कर देगा, और उससे क्या होगा कि दूध एकदम मीठा मीठा आने लगता है। तो आप एकदम बिंदास करके दीजिए। कभी भी तिक्त रसात्मक दवाइयां जो रहती है ना, स्तन्य दृष्टि जो है कौमार भृत्य में, उसमें तिक्त रसात्मक दवाइयां बताई हैं। आम का जितना पाचन होगा उतना स्तन्य अच्छा आता है और उसमें मिठास बढ़ जाती है, और वो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए देना है। निशु जी का क्वेश्चन है कि ओल्ड रीअकरिंग स्किन इन्फेक्शन का परमानेंट क्योर। तो सबसे अच्छा है कि आप पहले वमन करा दीजिए या विरेचन करा दीजिए, मतलब वमन विरेचन करा देंगे, क्योंकि ऐसा है बोला है कि दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाच नहीं, मतलब दोष कभी कभी कुपित हो जाते हैं तो उनको लंघन पाचन देना चाहिए। फिर आगे क्या है, मतलब आगे का श्लोक का मीनिंग मैं बता रहा हूँ। जब संशोधन किया जाता है तो जो दोष निकल जाते हैं तो वो फिर से पुनरुद्भव नहीं होते हैं, मतलब फिर से नहीं आते हैं। तो अगर रिकरेंस हो रहा है बार बार, तो आप सबसे सिंपल सिंपल चीज बताता हूँ, त्रिवित लेहम लेके आइए। त्रिवित लेहम मार्केट में मिलता है 100 रुपए का, 200 ग्राम। तो गर्म पानी करिए और 2 बड़ा चम्मच लेके मिक्स करके और पी लीजिए। सुबह अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। एक बार होगा, 2 बार, 3 बार होगा। 3 बार होने के बाद नींबू पानी पी लीजिए। उससे क्या होगा कि जो रिकरेंस है वो जितना टॉक्सिन्स निकल जाएगा, जितना विष निकलेगा, तो बॉडी में संप्राप्ति नहीं होगी और स्किन फंगल इन्फेक्शन 100% ठीक होगा। और दवाइयां क्या देना है, तो गंधक रसायन देना है, पंचतिक्त घृत गुगुल देना है, त्रिफला गुगुल, कैशोर गुगुल, वो जरिए जो तिक्त रसात में महातिक्त घृत देना है। तो ये देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, और रक्त मोक्षण कर दीजिए, बहुत ज्यादा फायदा होता है। दूसरी बात है कि जब हमें कलर अच्छा करना है, या चर्मकील है, तिल है, जो भी स्किन प्रॉब्लम है, तो हमें व्यान वायु को ध्यान में रखना है और उदान वायु को देखना है। तो क्योंकि उसमें बोला है उरस्थानम उदानस्य, उरस्थानम उदानस्य और वाक प्रवृत्ति प्रत्नोर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया, मतलब वर्ण लाना यह उदान वायु का काम है। वर्ण को अच्छा करना और व्यान वायु का काम है, और भ्राजक पित्त का काम है। तो हमें ऐसी मेडिसिन देनी है जो व्यान वायु को अच्छा करे, उदान वायु को अच्छा करे, और भ्राजक पित्त को अच्छा करे। जितना भ्राजक पित्त अच्छा होगा उतना शरीर का सौंदर्य अच्छा बनेगा। मैंने जो ये बताया कि मतलब ये श्री कृष्ण भगवान जो थे वो योगेश्वर महाराज, योगेश्वर ही हैं, वो देवता ही है, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप लिया था। तो वह जो भी ये करते थे, गैया चराते थे, गाय के साथ में रहते थे, ऊपर से मक्खन खाते थे, ऊपर से मतलब उनका जो भी लाइफस्टाइल है श्री कृष्ण भगवान का, वह सब हम देखेंगे तो हमें रिसर्च करना चाहिए कि हम अच्छी चीजें क्या क्या ले सकते हैं भगवानों के मतलब ये भगवान लोग के चरित्र से हम लोग क्या अच्छा चीज ले सकते हैं जिससे हमारा आयु अच्छा रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए मैंने श्री कृष्ण भगवान का लिया। मुझे उनको ऐसा गलत इंटरप्रेट नहीं करना था, मुझे ये करना था कि नवनीत खाते थे, मक्खन खाते थे, इसलिए उनमें एक अट्रैक्टिवनेस था, वो भगवान बने, मतलब उनमें इतना दिव्य शक्ति आया। मनुष्य रूप भी है, मनुष्य अवतार लिए हैं, लेकिन वो दिव्य पुरुष क्यों दिख रहे थे, क्योंकि नवनीत खाते थे। उनका जो स्मरण शक्ति था वो इतना श्रेष्ठ था। दिव्य पुरुषों का वो अभी क्या है कि जैसे शिवाजी महाराज हैं, शिवाजी महाराज जो थे, ऐसा बताया जाता है कि वो लोग च्यवनप्राश वगैरह रसायन खाते थे। सुबह का जो उनका ब्रेकफास्ट होता था तो रसायन होता था, घृत का सेवन ज्यादा किया जाता था। इसकी वजह से क्या होता था कि बड़े बड़े पहाड़ में वो चढ़ जाते थे और वहां से जंप मारते थे। जंप मारने के बाद भी उनका कभी फ्रैक्चर नहीं होता था। फिर वो तलवार लेके सुबह से लेके शाम तक तलवार से युद्ध कर रहे हैं, इतने सारे लोग को मार रहे हैं। तो क्यों इतनी ताकत क्यों होती थी उनमें, क्यों होती थी, क्योंकि रसायन का सेवन करते थे। उनका खाना पीना, ब्रह्मचर्य, यह सब से ताकत रहती थी। तो ये श्री कृष्ण भगवान में भी इतनी ताकत थी। अभी स्वामी विवेकानंद जी का आप लोग देखेंगे, एक बार वो अगर स्टेज पे गए, इतने सारे लोग उनके पीछे भागते थे। क्यों भागते थे, क्योंकि वो लोग का खाना पीना, दिनचर्या, फिर जो अष्टांग योग है, मतलब यम नियम प्राणायाम, ये सब इतना अच्छा उच्च कोटि का था, इसलिए तो उनको दिव्य पुरुष बोलते हैं, मतलब दिव्यता आ गई थी। तो मेरा उद्देश्य श्री कृष्ण भगवान को आप लोग को यही बताना था कि श्री कृष्ण भगवान मक्खन खाते थे, उनमें मज्जा धातु, शुक्र धातु इतना अच्छा था। अभिरंजन जी का क्वेश्चन है कि केलॉइड इज कॉमनली फाउंड ओवर स्टर्नम, फाउंड एनी इंजरी, इट कीप ऑन स्प्रेडिंग, इफ इट इज अनट्रीटेबल इन एलोपैथी, क्या आयुर्वेद से कंप्लीट क्योर हो जाता है? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। जी मैंने जो बताया ना कि उनको ये करना है, जो मैंने अभी जो बताया वही सब चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। पहले तो उनको विरेचन करना है,
केलॉइड का कभी कभी कारण जो रहता है वह क्या रहता है, केलॉइड का कारण रहता है कि कफवर्धक आहार विहार का भी सेवन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ये रहता है खीरा और ककड़ी, खीरा ककड़ी होता है उसको दही में मिक्स करके लोग सैलेड बना के बहुत खाते हैं। तो यह हेतु भी पाया जाता है केलॉइड के लिए। अगर वह हमने हेतु बंद किया तो अपने आप ना ये केलॉइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब मेरे पास एक अग्रवाल पेशेंट आते थे, पूरा बॉडी में उनको केलॉइड 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 हो गया था। तो और वो बहुत ही मोटे थे, कम से कम 450 किलो के थे। तो और उनका यहाँ पुणे में अंडरवियर बनियान का बिजनेस था। तो मेरे पास आए कि वेट लॉस करना है, मैंने उनका पूरा हेतु निकाला। तो वो क्या करते थे कि सुबह मतलब 12 बजे उठते थे और रात भर टीवी देखते थे, और 12 बजे उठने के बाद वह कुछ नहीं खाते थे कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, और जाते थे और चाय वगैरह पी के और काम पे बिजनेस में जाते थे। और जब वो आते थे तो रात को इतना सारा ककड़ी काटेंगे, खीरा काटेंगे, उसमें दही डालेंगे और वो पूरा खा जाएंगे, और उसके बाद में फिर से नेक्स्ट डे लेट उठेंगे। यह सब करने से उनके पूरे शरीर में कैलोइड आ गए थे। तो मैंने उनको वो चीज बंद करवाया और मैंने कहा कि रोटी सब्जी खाइए और थोड़ा खाइए। बाद में मैंने और दवाइयां दी केलॉइड के लिए, ये रसाब्र गुगुल है, महामृत्युंजय लो है, विषादी सत्तू है, फिर विरेचन कराया, लेखनीय गण का दवाई दिया, मांसपाचक दिया, और ये चर्म के नाशक योग जो दिया, उसका लेप लगाया, फिर इरिमिदादी तेल लगाया लोकल एप्लीकेशन के लिए, फिर चक्रमर्द का लेप लगाया। यह सब मैंने किया ना, तो मुझे उनको ठीक करने में 9 महीना लगा था। 9 महीने के बाद एक भी केलॉइड उनके शरीर में नहीं है। और फिर वेट लॉस के लिए भी मैंने साथ में दवाइयां दिया, मेदोहर गुगुल, फिर त्रेउष्णादि लौ है भेषज रत्नावली का, फिर चावल का जो मंड है वो पीने को कहा, हनी खाने को कहा। फिर उसके बाद में मैंने मेदोहर गुगुल, चंद्रप्रभा वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, यह सब जब दिया तो उनका वेट लॉस भी धीरे 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 होते गया, और वो पेशेंट एकदम 100% अच्छे हैं। केलॉइड भी ठीक हो जाता है। बस हमें ये देखना है कि हेतु सेवन क्या किया जा रहा है। और उनको भी स्टर्नम पे ही था, मतलब उन जो आप बता रहे हैं वो मैंने बहुत सारे हजारों पेशेंट देखे हैं, उनका हेतु अगर सेवन बंद किया तो अपने आप वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अभी मुझे और भी बताना था, लेकिन अभी 1 घंटा हो गया है, तो मैं ब्रेक करूं क्या? क्योंकि मुझे बताने के लिए बहुत सारा है। मुझे अभी बताना है कि किडनी का अगर माल फंक्शन होता है, किडनी फेलियर होते हैं तो भी वर्ण विकृति होती है। लेकिन अभी 1 घंटा हो गया, तो अभी वैद्य नवीन आयुष जोशी सर। जी जी जी, जी मैं पाठक साहब आपका बहुत 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 आभारी हैं कि आपने पूरे 1 घंटे तक सत्र चलाया। और हम चाहेंगे कि आप कल हमारे इसी सीरीज को आगे देखें और आप अपने प्रश्न विषय से संबंधित रखें। देखिए, आयुष दर्पण एक चिकित्सकीय ये है, यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स या जो भी उदाहरण दिए जा रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ चिकित्सा से संदर्भित है, उसको किसी अन्यथा में आप मत लीजिए। आप इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को देखिए, आप इसके लाभ को देखिए, आप योगों को देखिए, आप अधिक से अधिक विषय से संबंधित सवाल पूछिए अरविंद पाठक पाठक जी से। और अभी अभी थोड़ी देर बाद, करीब 2 मिनट बाद, अभी इसी आयुष दर्पण जर्नल पर प्रोफेसर उमा शंकर निगम लाइव होने वाले हैं। तो आप बने रहिए। प्रोफेसर उमा शंकर निगम बस 2 मिनट के बाद आपके साथ अभी उपस्थित हो रहे हैं अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।